मनु बताएगी। मनु सही फैसला है गलत? फिर भी आपका मन क्या कह रहा? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा तो होगा अंदाज़ा। क्लास में तो रहते हो आप, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए आपको। जैसे हमसे कोई पूछे मनु के बारे में, मनु पढ़ने वाली बच्ची है कि नहीं, तो थोड़ा बहुत तो पता है हमें, थोड़ा तो बता सकते हैं। चलो तो फिर प्रांजल बताएगा। प्रांजल सही फैसला है गलत? सही फैसला है गलत? अभी तक बेटा हमने जो क्या बोला इतनी देर से, ले लीजिए। नहीं, फैसला सही है कि गलत? डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए। मतलब तुम्हें आंसर बोलना ही नहीं है, तुम्हें बीच का रास्ता अपनाना है। सारा सही फैसला है गलत? सब अपने आप को सेव कर रहे हैं, कल हमारा दिन भी आ सकता है। नहीं, हम ना बुलाएंगे इस बार। हमने ये तो आपने गलत बोला, हमने तो आज तक किसी को नहीं बुलाया। हमने आज तक किसी को नहीं बुलाया। हाँ, वो बात अलग है कि अगर पेरेंट्स का कॉल आए या बच्चा फिर कोई ऐसी मजबूरी बता दे कि हाँ, तो फिर समझना पड़ता है, फिर दूसरे की फीलिंग समझनी पड़ती है। हमने तो किसी को नहीं बुलाया। ये तो गलत जानकारी है आपके पास। कभी भी नहीं, रिकॉर्ड है, कभी भी नहीं। तो चलो इस बार सारा ने क्योंकि कह दिया, तो इस बार सामने से फ़ोन आएगा तो हम कह देंगे कि सारा ऐसा ऐसा कह रही थी, इसलिए इस बार हम और कठोर हो गए। नैन्सी सही फैसला है गलत? हाँ, सही है ना? हमें तो पता ही नहीं है ना। अब एक व्यक्ति सब कुछ सही थोड़ी सोच सकता है, आप लोगों की भी तो वो थोड़ी फीलिंग होनी चाहिए। बोलो ना स्पष्ट, क्या दिक्कत है? सही फैसला है गलत? वो ही नहीं बोलता। चलो फिर आ जाओ बच्चों, लास्ट हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, जैसे कि NaHCO3 से सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऐसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो कार्बोजिलिक एसिड सब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा रहा, तो कार्बोजिलेट आयन बन रहा था जो सोडियम पॉजिटिव से रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजिलेट बनाता था, जिसे सोडियम कार्बोजिलेट कह सकते थे। एसिटिक एसिड होगा तो सोडियम एसीटेट, बेंजोइक एसिड होगा तो सोडियम बेंजोएट। इस रिएक्शन की खास बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हम ओवरऑल नहीं बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, एल्कोहल ले लो, एमाइन ले लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बोजिलिक एसिड ही सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है। इसलिए अगर आपको मिक्सचर दे दिया जाए एल्डिहाइड का, मतलब अलग अलग दे दिए जाए एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजिलिक एसिड, तो आप इसको एज अ टेस्ट लगा सकते हो। आप जैसे ही बेकिंग सोडा डालोगे, इतनी सिंपल रिएक्शन है जैसे पानी में नमक डाला, इतनी सिंपल। आपको कुछ नहीं करना, कार्बोजिलिक कोई भी कार्बोजिलिक एसिड हो उसमें वैसे इतना सा बेकिंग सोडा डाल देना, तुरंत आपको रिएक्शन दिखने लगेगी। बहुत तेज़ी से आपके छोटे छोटे गोल गोल ड्रॉप CO2 गैस के निकलते हुए, ठीक है, आप परफॉर्म कर सकते हो इस वाले टेस्ट को बड़े आराम से। मान लो आपको घर में करना है तो घर में भी कर सकते हो। बेकिंग सोडा ले आओ, थोड़ा सा नींबू वीबू का रस ले लो, उसमें डाल दो, तो आपको दिख जाएगी बड़ी आसानी से CO2 गैस निकलते हुए। मेटल के साथ भी रिएक्शन देखी थी हमने, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो सिंपली वही होता था, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी और आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता था। बेस की रिएक्शन भी देखी थी, NaOH, KOH, इन सब की रिएक्शन भी देखी थी। तो बेस के साथ क्या करता था, बड़ी सिंपली रिएक्ट करता था, वाटर को निकालता था और सॉल्ट। अब ये सभी रिएक्शंस में कहीं ना कहीं कार्बोजिलिक एसिड ये शो कर रहा है कि वो नेचर में एसिडिक है। तो ये अच्छी रिएक्शन है। आपसे कोई पूछ ले ऐसे, वैसे ऐसे क्वेश्चन बना तो नहीं है, लेकिन भविष्य में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब कैसे बन जाए, तो हमें रेडी रहना चाहिए कि आप रिएक्शंस बताइए जो शो करे कि कार्बोजिलिक एसिड एसिडिक रहे। हालांकि हम आपको बता दें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही वीक एसिड है। इतना वीक एसिड है
कि इसके डाइल्यूट सोल्यूशन को ईटिंग पर्पस से भी यूज करते हैं, आपको पता है विनेगर। ओवरऑल तो ये बहुत वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, बेस फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है और ये फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है आपका। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एसिड बोला जाता है तो समझ लो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोला गया है आपका, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को ही हमें पढ़ना है। इस चैप्टर के लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें से एक एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आज ही हो जाएगा आपका, अभी कर देते हैं, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। डालिए हेडिंग एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी में आप बोल सकते हो फैटी एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। कोई एसिड एसिडिक है ये पता कैसे चलेगा? कुछ सिंपल से टेस्ट लगा लो, जैसे कि ब्लू लिटमस को रेड कर दे तो वो एसिडिक है। मेटल को उस एसिड में डालने पर वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करे तो वो एसिड है। हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसके ऊपर मैच स्टिक ले जाओ तो वो तुरंत फायर कैच करेगी और पफिंग साउंड आएगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज़ ऐसे आके पफिंग साउंड, एक फटाक सा साउंड आता हो आपको दिखेगा, जैसे कोई छोटा सा पटाखा गल गया। तो ऐसे पता कर सकते हो अगर कोई एक्टिव मेटल कौन, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, वो मेटल अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ऐसे पता कर सकते हो कि एसिडिक है। इसकी बेस से रिएक्शन करा दो तो सॉल्ट बन जाए तो आप पता कर सकते हो। कुछ सिंपल से टेस्ट होते हैं एसिडिक नेचर पता करने के, है ना। लेकिन हमें तो इसके ऊपर लिखना है ना, तो लिखेंगे कैसे देखते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए कैसे पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है नेचर में। देखिए बच्चों, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, RC लिखना है, यहीं से स्टार्ट करना है। RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। कार्बोक्सिलिक पूरा पढ़ने पे ध्यान दो और लिखते लिखते ही याद करना है। अब इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, हाइड्रोजन की 2.1 और ऑक्सीजन की 3.5, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो ए बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, ए बन गया आपका कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H पॉजिटिव निकल गया। अब ऐसे ये अपने आप थोड़ी टूटा होगा, इसको पानी में डाला होगा। तो जैसे ही हमने इसको वाटर में डाला, कुछ इस प्रकार की प्रोसेस होती है और हमारा जो वाटर का सल्यूशन होगा वो नेचर में एसिडिक हो जाएगा, है ना। आप देख रहे हो हमने रिवर्सिबल का साइन लगा रखा है ना। तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी एसिड ले सकते हो आप। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। जैसे एसिटिक एसिड होता तो एसीटेट आयन, बेंजोइक एसिड होता था बेंजोएट आयन, ऐसे फॉर्मिक एसिड होता था फॉर्मेट आयन, ठीक है बच्चों। अब आप एक चीज़ देखिए, किसी एसिडिक का नेचर, एक तो आप ऐसे चेक कर रहे हो कि वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो वो एसिडिक है। एक काम तो अल्कोहल भी करता था, फिनॉल भी करता था, ठीक है ना। लेकिन दूसरी प्रोसेस भी देखनी पड़ती है। अगर कोई एसिड
ज़्यादा एसिडिक है, अगर ज़्यादा एसिडिक है, अच्छा खासा एसिडिक है, तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन रिवर्स हो गई तो जितने H पॉजिटिव आयन बने हैं उसमें से कुछ H पॉजिटिव आयन वापस से अपना मेन रिएक्टेंट या मेन कंपाउंड बना लेगा और एसिडिक नेचर डाउन हो जाएगा। तो एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए हमने क्या है, ये डिसोसिएट होके H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये एसिडिक है। अब हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन रिवर्स होगी, ये रिएक्शन रिवर्स होगी। एल्कोहल में भी देखा था हमने एक चीज़, एल्कोहल में भी देखा था हमने, क्या रिएक्शन रिवर्स होगी एल्कोहल में, तो आंसर था यस, क्योंकि एल्कोहल का नेगेटिव चार्ज कहीं भी डीलोकेलाइड नहीं हो रहा था। फिनॉल में भी यही चीज़ देखी थी हमने, है ना, फिनॉल में भी यही चीज़ देखी थी, तो फिनॉल का डीलोकेलाइड हो रहा था, तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हो गया था क्योंकि नेगेटिव चार्ज भाग रहा था, तो H पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसमें भी बच्चों आप देखो, इसमें कंडीशन बन गई है कि नेगेटिव चार्ज भाग सकता है, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर उल्टा होगा, वापस नेगेटिव यहाँ आएगा, ये यहाँ, मतलब एक पोजीशन से दूसरी और दूसरी से पहली पोजीशन में भागते रहेगा। इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ये स्टेबल होता है, तो सीधी सी बात है, अगर ये स्टेबल है, केमिस्ट्री का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, रिएक्शन हमेशा वहाँ जाती है जहाँ स्टेबिलिटी होती है और जहाँ एनर्जी डाउन होती है, हमेशा वहीं पे रिएक्शन जाती है। बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन तभी होता है जब रिएक्शन होने पर स्टेबिलिटी आ रही हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन है, ये जो आयन बन रहा है, तो रिएक्शन कहाँ पे होने की कोशिश करेगी, इस तरफ, और इस तरफ होने की रिएक्शन कोशिश करेगी, तो हमें क्या मिलेंगे, H पॉजिटिव आयन, और अगर H पॉजिटिव आयन मिलेंगे तो हम सीधे क्या कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिडिक है नेचर में। ये लिख गया, इतना लिखते चलो सब लोग। अब हमें इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना के दिखानी है सबको, है ना बच्चों, ये लंबा टॉपिक है, बहुत फोकस करके चलिएगा, है ना, है ना, रिवर्सिबल होगी पर कम होगी। अब ऐसा तो है ही नहीं, कितना भी भागे एक जगह तो पकड़ ही जाएगा ना। आप चाहो तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, आप चाहो तो रिवर्सिबल ना बनाओ, जैसे फिनॉल में नहीं बनाई थी हमने, बनाना चाहो तो उसमें भी बना सकते हो। बच्चों अब हम इस कार्बोक्सिलेट आयन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए हमारे साथ बड़े ध्यान से, ये और ये, ठीक है। तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तो देखो जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो रहा है। हाँ, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हो रहे तो क्या आता, पॉजिटिव चार्ज आता है ना। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, तो एक नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, है ना। अच्छा, एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, देखो ये क्योंकि आप लोगों को तो अभी तक सीखा है कि सर एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। देखो हम थोड़ा ये समझा दें, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी पक्का। ये देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का है ना, तो इसकी वजह से थोड़ी नेगेटिव चार्ज आएगा, गए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन 2 में से एक्स्ट्रा कितना गया है, एक तो इसका खुद का ही था, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज आया है, ये बात होती है आपकी। बाकी अगर किसी एटम पे एक नेगेटिव चार्ज लगा उसका मतलब यही होता है कि उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है लेकिन एक इसका खुद का है, इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पर। तो देखो बच्चों इसका रिजोनेंस कैसे बनेगा, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, RC, इस O पे नेगेटिव आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, है ना। कुल मिला के हमने उल्टा कर दिया है, A डबल बॉन्ड O यहाँ कर दिया, O नेगेटिव यहाँ कर दिया, जैसे जल्दी बनाना हो तो नोट करिए, इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकती रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये है इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बनाएंगे इसका रिजोनेंस हाइब्रिड।
ऐसे है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज भागता रहता है, इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज भागता रहता है। तो वो H पॉजिटिव पकड़ नहीं पाता है। ये है बच्चों इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब फिर से जी यहाँ आ जाएगा और यहाँ चला जाएगा तो फिर से यही वाली मिल जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, ऐसे। अब बनाते हैं इसका RH मतलब रिजोनेंस हाइब्रिड। अब इसका बच्चों रिजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो देखो हमने क्या देखा, RCOO। एक चीज़ तो हमने देखी, सिंगल बॉन्ड तो दोनों में परमानेंट है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड 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 है। तो सिंगल बॉन्ड तो दोनों में परमानेंट है, सिंगल बॉन्ड तो दोनों में परमानेंट है, लेकिन एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड यहाँ पर है, दूसरे में डबल बॉन्ड यहाँ पर है। मतलब डबल बॉन्ड पार्शियल है, कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा। तो डबल बॉन्ड हमें पार्शियल करके बनाना पड़ेगा, है ना। डबल बॉन्ड को हमें पार्शियल करके बनाना पड़ेगा क्योंकि परमानेंट नहीं है, तो डबल बॉन्ड पार्शियल करके बना दिया। अब नेगेटिव चार्ज भी देखें तो कभी इस पे है फिर कभी इस पे है, लेकिन ख़ास बात क्या है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आधा यहाँ और आधा यहाँ, 12 यहाँ और 12 यहाँ पर। ये खास बात है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें नेगेटिव चार्ज का। तो -1/2 यहाँ और -1/2 यहाँ, ये बहुत ही ख़ास बात है। इक्वल टू -1, ये बहुत ही ख़ास बात है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। टोटल 1 है तो कभी 1 यहाँ है कभी 1 यहाँ है, तो कुल मिला के एक नेगेटिव चार्ज कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2 जगह। तो एक नेगेटिव चार्ज 2 जगह मतलब आधा एक जगह और आधा एक जगह। जे इसमें इंडिकेट क्यों किया है, अभी तक तो ऐसा नहीं करते थे। ये इसकी एक खासियत है कि इसमें नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। ये है आपका RH और ये शो कर रहा है इक्वल और जब भी किसी चीज़ में नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए तो समझ लो वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, लड़ाई नहीं होती ना फिर उसमें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। बच्चों आप लोगों ने क्लास 11th में KA एंड PKA पढ़ा है क्या? PKA, KA एंड PKA। जैसे H पॉजिटिव एंड PH होता है। P मतलब क्या होता है? P मतलब क्या था? P मतलब क्या होता है? P मतलब क्या होता है? P मतलब होता है माइनस लॉग। किए न्यूमेरिकल सॉल्व, जहाँ भी P लगता था वहाँ क्या लगा देते थे? माइनस लॉग। P मतलब फुल फॉर्म बता रहे थे आप P का, माइनस लॉग। तो बच्चों आप लोगों को पता है K और PK कैसे। अब हमें इस रिएक्शन के लिए KA लिखना है और PK लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहले यहाँ तक देख लो, कार्बोजिलिक एसिड ने H आयन रिलीज किया, कार्बोजिलेट आयन बना। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था, इसलिए कार्बोजिलेट आयन स्टेबल था, इसलिए एसिडिक। अभी लैंग्वेज लिखवाएंगे हम।
कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमने यहाँ शो कर दिया। ये नेगेटिव यहाँ गया तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया तो नेगेटिव। एक नेगेटिव चार्ज दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए -1/2 -1/2 और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है इसमें, है ना। अब देखो बच्चों, इसके लिए के ए एंड पी के लिखेंगे हम इसी रिएक्शन के लिए, है ना। इसको मान लो ऐसे, वैसे केमिस्ट्री है मैथ तो नहीं, लेकिन मान लो इसको, मान लो इक्वेशन फर्स्ट ऐसे मान लो। क्यों? क्योंकि अब इसी से हमें लिखना है। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। जैसे आपसे कहते हैं रीमर टीमर इक्वेशन लिखिए, तो इसका मतलब है रीमर टीमर रिएक्शन लिखनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कैसे लिखते हैं के? अच्छा, के सी तो सब लोग जानते हो, के सी नन्नाफिकेशन। के सी कैसे रहता था? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ऐसे ही के ए होता है, के ए को भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो चलिए के ए लिखते हैं हम। के ए है क्या? ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहलाता है। जितना ज़्यादा के ए होगा, समझ लीजिए वो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर कभी भी आपको के ए की वैल्यू दे दी जाए, तो जिसके लिए के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। चलिए देखते हैं के ए कैसे लिखते हैं। तो के लिखने का तरीका है बच्चों, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जैसे कि के सी लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट ये है, तो चलिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखते हैं, आर सी डबल ओ नेगेटिव का कंसंट्रेशन प्लस एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ये हो गया प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट में है कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्टेंट में है कार्बोक्सिलिक, दिस इज द के ए। ऐसे लिखा जाता है बच्चों के ए। अब आप लोग बताइए, अगर के ए की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए वाली वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ए वाली वैल्यू ज़्यादा आ रही है मतलब क्या ज़्यादा बन रहा है? कार्बोक्सिलिक आयन और एच पॉजिटिव आयन। और अगर एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा बन रहा है तो वो सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। ये देखिए, दिस इज द के। जितना ज़्यादा के होगा, अब के होता क्या वो अभी हम लिख देंगे, या लिख लो यहाँ पर साइड में। वेयर के ए इक्वल डिसोसिएशन, डिसोसिएशन लिख सकते हो, आयोनाइजेशन लिख सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, फॉर एसिड। अब देखो बच्चों, एक चीज़ समझाएं आपको, क्योंकि अब पी के जितना ज़्यादा के होगा उतना ज़्यादा एसिडिक, या जितना कम पी के होगा उतना ज़्यादा एसिडिक। अब देखिए के और पी के का रिलेशन देखिए आप लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। बच्चों देखिए, जैसे आप लोग पीएच लिखते थे, तो पीएच में पी का मतलब होता था माइनस लॉग, और एच का मतलब होता था एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। तो एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जितना दिया होता था वो यहाँ रख देते थे, और ऐसे हम पीएच निकाल लेते थे। ये पीएच निकालने का फॉर्मूला होता था। तो पी का मतलब होता है माइनस लॉग। तो देखिए, जैसे ये लिखा हमने पी के ए, इसका मतलब है माइनस लॉग ऑफ के ए। इस तरह माइनस को आगे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? लॉग के ए इनवर्स 1। फर्दर सॉल्व कर दे तो लॉग अपॉन के लिख सकते हैं। तो पी के इक्वल क्या आ गया? लॉग अपॉन के ए। मतलब के और पी के का रिलेशन क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ से बस हमें डायरेक्ट रिलेशन लिखना है। ये अभी का काम नहीं है हमारा, ये पहले सीखने वाला काम है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें बस यहाँ से पता चल जाएगा कि जितना ज़्यादा के दिया गया मतलब उतने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन, और जितने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन उतना ज़्यादा एसिडिक। और के और पी के का रिलेशन होता है अपोजिट। तो जितना ज़्यादा पी के दिया जाएगा उतना कम एसिडिक, है ना।
तो देखिए ध्यान से, आपको ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर के ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के ए के, नोट कर लीजिए, या पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के ए के, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। प्रशांत यहाँ तक क्लियर अच्छे से? तुम्हें अंकित क्लियर है? अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, कोई एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितना ज़्यादा KAI या जितना कम pKai। जी greater the value of Ka और lesser the value of pK, more will be the acidic strength, है ना। चलिए अब बच्चों थोड़ी सी अभी तक जो कुछ भी ओवरऑल किया है उसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं हम। आप अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव में के दे देते हैं, पीके दे देते हैं, ज़्यादातर पीके देते हैं, है ना। तो पीके की वैल्यू जितनी कम होगी ना उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक पावर, एसिडिक पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा के आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सिमिलर बेस होता तो उसके लिए के भी निकाला जाता है, वाटर होता तो उसके लिए के डब्ल्यू निकाला जाता है। चलिए बच्चों थोड़ा सा लिख लेते हैं। As from above, as from above, as from above explanation, as from above explanation, as from above explanation, explanation, it is very much, बहुत ज़्यादा, it is very much clear that, it is very much clear that H from above explanation, जैसे कि हमने ऊपर अभी तक पढ़ा है, एक्सप्लेन किया है, उससे बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है। एज फ्रॉम अबव एक्सप्लेनेशन इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट आफ्टर द रिलीज, दैट आफ्टर द रिलीज, आफ्टर द रिलीज, आफ्टर द रिलीज of H positive ion, after the release of H positive ion, H positive ion, the carboxylate, the carboxylate, the carboxylate ion, the carboxylate ion, carboxylate ion मतलब बच्चों ये RC double O negative,
The carboxylate ion, as from above explanation, it is very much clear that